साथियों नमस्कार। सिंधु घाटी सभ्यता में जितने महत्वपूर्ण तथ्य थे वो सब लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे ही प्राचीन इतिहास समाप्त होगा उसके जो आयोग द्वारा पूछे गए सवाल हैं उनका एक मैं फैक्ट वाइज पूरा रिवीजन करवा दूंगा। तो अब आते हैं वैदिक सभ्यता पे। वैदिक सभ्यता, इसका अन्य नाम था आर्य सभ्यता। ठीक है, इसका जो काल निर्धारण किया गया है वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक। आर्य सभ्यता का ज्ञान हमें वेदों से होता है। अभी इनके बारे में आगे बताऊंगा कौन सा वेद है, कितने हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, एक पूर्ण विकसित नगरीय सभ्यता। और उसके बाद जो वैदिक सभ्यता आई वो ग्रामीण हो गई। ठीक, वहां समाज मातृसत्तात्मक था, यहां समाज पितृसत्तात्मक है। ठीक है, ये दो चीजें ध्यान रखिए। वैदिक संस्कृति के निर्माता थे आर्य। आर्य शब्द का जो अर्थ है वो है श्रेष्ठ, उत्तम या कुलीन। आर्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था मैक्स मूलर ने। इन्हीं की ये थ्योरी है कि आर्य लोग बाहर से आए हैं। ठीक है, तो इन्होंने ही बताया था कि आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ है। ठीक है, अच्छा इन्होंने कैसे बताया? एक बोगज कोई अभिलेख मिला था एशिया माइनर। एशिया माइनर यानी तुर्की में। इसमें दरअसल है क्या कि कुछ राजा आपस में संधि कर रहे हैं और वो संधि का जो साक्षी मानते हैं, मतलब किसके नाम पे, तो वो इंद्र, मित्र, नासत्य, ठीक है, इन सब देवताओं की कसम खा के एक संधि कर रहे हैं। तो इसके आधार पर इन्होंने बताया कि यहाँ के देवता यानी वैदिक देवता और जो मध्य एशिया के देवता हैं वो समान है। ठीक है, अच्छा मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है, ये पूर्व सोवियत संघ से अलग हुए थे सब। ठीक है, उस टाइम तो एक ही रहा होगा। अच्छा हाँ, आर्यों का मूल स्थान क्या था, इसको लेकर विद्वानों में एक विवाद रहता है। किसका क्या मत है ये देखिए। मध्य एशिया था इनका मूल स्थान, ये तो मैक्स मूलर ने बता दिया, पढ़ चुके। तिब्बत बताया था दयानंद सरस्वती ने कि आर्य लोग जो थे वो तिब्बत के रहने वाले थे। ठीक, बाल गंगाधर तिलक थोड़ा और दूर ले गए हैं, ये उत्तरी ध्रुव बता दिए कि आर्य जो थे वो उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। ठीक, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिए। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, इन्होंने बताया कि आर्य जो थे वो सप्त सैंधव प्रदेश के थे। और गंगानाथ झा जी ने बताया कि ये ब्रह्मर्षि देश के रहने वाले थे। अब इन दोनों, अब आइए देखते हैं कि ये सप्त सैंधव प्रदेश क्या है और ब्रह्मर्षि देश क्या है। सप्त सिंधु, ठीक है, ये देखिए 7 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती। ये उस टाइम हरियाणा के आसपास थी। तो इनका जो क्षेत्र था ये पूरा बोला गया सप्त सैंधव प्रदेश। दूसरा है गंगा व यमुना के दोआब का क्षेत्र जो है या उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसे ब्रह्मर्षि देश कहा गया। इधर से गंगा जी आई, इधर से यमुना जी, यहाँ इलाहाबाद में संगम हुआ। ठीक है, तो इनका ये जो दोआब है, ठीक है, 2 नदियों के बीच का स्थान, ये पूरा ब्रह्मर्षि देश बोला जाता है। एक और है, एक और टर्म आता है ब्रह्मवर्त क्षेत्र। तो ये सतलज नदी से लेके यमुना नदी तक का क्षेत्र है। अब मैप में अगर आप देखेंगे तो ये सतलज नदी यहाँ से निकलती है राकसताल से और यमुना यहाँ से, ठीक है, यमुनोत्री से। तो ये बीच का जो ये क्षेत्र है ये क्या बोला जाएगा? ब्रह्मवर्त क्षेत्र।
ठीक, तो ब्रह्मर्षि क्लियर हो गया, ये वाला है यमुना और गंगा के बीच में। ब्रह्मवर्त क्या हो गया, सतलज और यमुना के बीच का क्षेत्र। और सप्त सिंधु जो क्षेत्र है वो ये क्षेत्र है। ठीक है, अच्छा हाँ, ये मैप देख लीजिए। जो आरंभिक वैदिक सभ्यता थी वो ये सप्त सिंधु क्षेत्र, यही है। यहाँ सबसे पहले सिंधु है, ठीक है, फिर झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, ठीक है। तो ये सारी नदियां यहाँ हरियाणा तक आती थी, सरस्वती। तो इतना जो क्षेत्र है वो सप्त सिंधु प्रदेश है। ठीक, और तो यहाँ आरंभिक वैदिक सभ्यता। अच्छा हाँ, मेहरगढ़ वगैरह जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान यहाँ सटा हुआ है, तो वो भी बलूचिस्तान वगैरह यही मान लीजिए आसपास होंगे। ठीक है, तो ये भी लगभग, तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो भी इसके आसपास ही थी। ठीक, अच्छा, जो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता है या उत्तरकालीन वैदिक सभ्यता, ठीक है, वो इधर गंगा घाटी में आ गई, यानी आर्य लोग इधर से इधर आ गए धीरे धीरे। ठीक है, यहां कुछ ऐसा हुआ होगा तो उन लोगों को इधर का हिस्सा छोड़ के इधर आना पड़ गया। चलिए अब फैक्ट शुरू हो रहे। देखिए, वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है। ठीक, ध्यान रखिए, संहिताओं में 31, ऋग्वेद में 25 और नदी सूक्त में 21। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी, लेकिन सबसे पवित्र नदी कौन सी है, वो है सरस्वती। ठीक, इसी को नदी तमा, देवी तमा, माते तमा, ठीक है, वो सरस्वती नदी को ही बोला गया है। वेद हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है, ईश्वरीय महिमा है, देवताओं की स्तुति है। ठीक, यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है, बलि वगैरह इसी का जिक्र है। सामवेद गीत संगीत वाला है, नाम से ही क्लियर है। और अथर्ववेद क्या है, औषधियों से संबंधित है, और इसमें माया, वशीकरण आदि इसका भी वर्णन है। ठीक, वेद त्रयी किसे कहा जाता है, ये सवाल आता है। इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है, बाकी ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद। तो शुरुआत के 3 शामिल हैं, अथर्ववेद शामिल नहीं, तो इसी त्रयी हो गया, वेद त्रयी। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। पहला है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक, वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐतरेय और कौशितकी, इन दोनों के नाम याद कर लीजिए। यजुर्वेद का है शतपथ, सामवेद पंचविश और अथर्ववेद का है गोपथ। अब आते हैं ऋग्वेद पे। 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,552 ऋचाएं। ठीक है, सब मंत्र वगैरह है। 10 मंडलों में देखिए, गायत्री मंत्र जो है सबसे प्रमुख, ये 3रे मंडल में है। इसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। यह सविता, सविता यानी सूर्य देवता, वो समर्पित है। 4थे मंडल में कृषि कार्य का वर्णन है और एक ही अनाज, यव, यव मतलब जौ, का उल्लेख है। ठीक, 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। 114 सूक्त है, सभी सोम को समर्पित हैं। ठीक है, अच्छा, वर्ण व्यवस्था की जो शुरुआत मानी गई है वो यहीं से होती है। देखिए, शूद्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। ठीक, यहीं से नींव पड़ गई।
अच्छा, ये भी कहा जाता है कि पहला मंडल और 10वां मंडल ये बाद में जोड़े गए हैं संभवतः। ठीक है, ये किताबों में लिखा हुआ है। तो ये बाद में कब जोड़े गए हैं, क्या सोच के जोड़े गए हैं, ठीक है, इनका मकसद क्या था, ये सब रिसर्च का विषय है। हम लोगों को केवल इतना देखना है कि पहला मंडल और 10वां मंडल बाद में जोड़े गए। अब आ जाते हैं यजुर्वेद। इसमें मुख्यतः स्त्रोत और कर्मकांड। यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद्य दोनों में है। अच्छा, बाकी जो वेद हैं वो सभी पद्य में है। ठीक है, ये थोड़ा सा गद्य एवं पद्य दोनों में है। एक हम लोग पढ़ते थे ना, गद्य और पद्य मिश्रित काव्य, उसको बोलते थे चंपू काव्य। वाक्यांश के लिए एक शब्द में पता है। तो ये यजुर्वेद को समझ लीजिए चंपू। ठीक है, गद्य पद्य मिश्रित। शुक्ल यजुर्वेद जो है वो केवल पद्य में है। अच्छा, ठीक है। और इसकी जो संहिता है वो है वाजसनेय। यजुर्वेद का अंतिम भाग है ईशोपनिषद। इसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। मुख्यतः जो यजुर्वेद है वो स्त्रोत और कर्मकांड इनका वर्णन करता है, लेकिन इसका जो अंतिम भाग है ईशोपनिषद वो आध्यात्मिक चिंतन पे है, आध्यात्मिक चिंतन पे केंद्रित है। ऋग्वैदिक कालीन कुछ वस्तुएं हैं जिनका उस समय नाम क्या था, आज नाम क्या है। इनको देखिए, लांगल या सील ये बोलते थे हल को। ब्रिक, ब्रिक जो है वो बैल, ये समझ में आ जाता है। करीस या सकृत ये है गोबर की खाद, ध्यान में रखिए। सीता हल की बनी नालियां। ठीक है। अवल ये है कुआं, ये सीधा सीधा एग्जाम में आते हैं सब। किवास ये है हलवाहा। पर्जन्य ये तो बादल का पर्यायवाची पढ़ाए थे। उर्दर, उर्दर क्या है, अनाज मापने का एक पात्र है, बर्तन। ठीक। तक्षण, तक्षण किसको बोलते थे, बढ़ई को, कारपेंटर। भिषज, भिषज था वैद्य, इंपॉर्टेंट है। उसीद ऋण लेने व बलि देने की प्रथा क्या थी, कुसीद। अनस बैलगाड़ी, बैलगाड़ी को बोलते थे अनस। उर्वरा उपजाऊ भूमि। ठीक है, क्लियर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, देखिए। ऋग्वेद की जो भाषा है, ये एनसीईआरटी का फैक्ट है, वो प्राक संस्कृत है, संस्कृत नहीं है, प्राक संस्कृत, मतलब संस्कृत से थोड़ा और पहले की, या वैदिक संस्कृत। ये आज की संस्कृत नहीं है, थोड़ा सा अलग है उससे। अच्छा, संस्कृत भाषा जो है वो भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारोपीय मतलब भारतीय और यूरोपीय। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार है, क्योंकि जो प्रारंभिक वैदिक सभ्यता थी वो सप्त सैंधव प्रदेश में थी, बताए थे अभी, सिंधु झेलम चिनाब रावी उस उधर। चलिए, अब आ गया भोगज कोई अभिलेख। देखिए, ये मिला है एशिया माइनर या तुर्की से। ठीक, 1400 ईस्वी पूर्व। इसमें क्या है, ऋग्वैदिक काल के देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र, चारों के नाम रट लीजिए, सीधा सीधा पेपर में आएगा कि इनमें से कौन सा नहीं था। इंद्र थे, वरुण थे, नासत्य थे, मित्र थे। ठीक। एक संधि का उल्लेख है जिसमें राजाओं ने वैदिक देवताओं को साक्षी माना। ठीक है, इनको साक्षी मान के एक संधि की गई। इसी के आधार पर अनुमान लगाया गया कि आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ है। ठीक। और ये किसने अनुमान लगाया, वो थे मैक्स मूलर। ये मैक्स मूलर की थ्योरी कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए और एक पूर्णतः विकसित नगरीय सभ्यता जो कि सिंधु घाटी सभ्यता थी उसको उजाड़ कर
वो लोग पशुपालन और कृषि करना शुरू कर दिए, मतलब कि नगरीय जीवन छोड़ के पूर्णतः ग्रामीण जीवन अपना लिए। तो ये थोड़ा सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अब थ्योरी है तो है। ठीक है। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था, बता चुके हैं। समाज की सबसे छोटी इकाई थी परिवार, और परिवार का जो मुखिया था उसको बोलते थे कुलप। ठीक। आर्यों के जो वस्त्र थे वो सूत, ऊन और चमड़े के बने हुए थे। ठीक है। समाज में सोम व सुरा का प्रचलन था। मृतकों को प्रायः जलाया जाता था, कभी कभी दफनाया भी दिया जाता था। ठीक है। आर्यों की जो प्रशासनिक इकाइयां थी, देखिए सबसे पहले शुरुआत हुई कुल से, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र। ठीक है। तो जैसे आज के ज़माने में होता ना कि परिवार है, फिर गांव है, फिर ब्लॉक है, फिर जिला है, फिर देश है, तो वैसे है। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, गणतंत्र और राजतंत्र दोनों उपस्थित थे। सभा, समिति व विदत जैसी जनतांत्रिक संस्थाएं थी। महिलाएं राजनीति में भाग लेती थी। ठीक, ध्यान रखिए सब। ये सब जो कथन है, ये कथन और कारण वाले सवाल में आते हैं। सभा एवं विदत में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रहती थी। देखिए, सीधा बोलेगा सही है या गलत है। अब सभा और समिति के बारे में जान लीजिए। सभा व समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ठीक है। जैसे आज की लोकसभा और राज्यसभा है, तो समिति को मान लीजिए लोकसभा। ठीक। अब देखिए ये क्या था, ये केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी समिति। इसका काम क्या था, राजा की नियुक्ति, राजा को पद से हटाना और राजा पे नियंत्रण। सोचिए उस जमाने में सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, जैसे कि लोकसभा। अब आ जाइए, समिति हो गया, अब सभा पे आइए। सभा क्या थी, श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। सभा में महिलाएं भी शामिल होती थी। तीसरी संस्था थी विदत। ये आर्यों की प्राचीन संस्था थी, सबसे पुरानी। इसमें क्या होता था, लूटी गई वस्तुओं का बंटवारा होता था। ऋग्वेद में विदत का 122 बार उल्लेख हुआ है। आध्यात्मिक विचार विमर्श भी होता था। अच्छा, लूटपाट के जो सामान बांटा जाता था, तो ठीक है, उसके साथ साथ आध्यात्मिक विचार विमर्श भी चल रहा था। पूजा पाठ के लिए कबीलों व जनजातियों को सार्वजनिक भूमि भी यही प्रदान करती थी विदत। ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था। भूमि का स्वामित्व तो जनता में निहित था। ठीक है। अच्छा, बलि क्या थी, बलि एक प्रकार का टैक्स था, कर। इसे जनता स्वेच्छा से राजा को देती थी, और राजा जो था वो सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। ये भी इंपॉर्टेंट है। नियमित व स्थायी सेना नहीं होती थी। जैसे आज हमारे देश की सेना है, उस तरह सेना नहीं होती थी। आवश्यकता पड़ने पर नागरिक सेना का गठन कर लिया जाता था राजा द्वारा। ठीक है। किसान वगैरह जो हल फावड़ा लेके खेत में लगे रहते थे, उनको बुलाया जाता था कि भाई चलिए चलिए युद्ध शुरू हो गया है, अपना हसिया, कुदाल, फावड़ा ये सब लेके युद्ध भूमि में पहुंचिए, युद्ध छिड़ गया है। तो आवश्यकता पड़ने पर नागरिक सेना का गठन हो जाता था। ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस्य बोला गया है, जो कबीलों का संरक्षक है। पूरा भेदता बोला गया है, ये नगर जीतने वाला है। आर्यों का जो प्राथमिक पेशा था वो था पशुपालन। इसके बाद ये लोग कृषि पे आए, पहले पशुपालन था। इसीलिए गाय को बड़ा महत्व था इनके लिए। गाय को अगन्या बोला गया, इसकी हत्या नहीं की जा सकती। ठीक है। ज्यादातर जो युद्ध होते थे वो भी गाय गोवंश के लिए ही होता था।
ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति, भौतिक सुख मतलब उस टाइम भी वही पुत्र की प्राप्ति या अधिक से अधिक गायें मिल जाएं, ठीक है, इसके लिए होता था। तो कर्मकांड का उद्देश्य केवल यही था। अच्छा, आर्य जो थे बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। ये भी बड़ा वैसा पॉइंट। बहुदेववादी तो थे लेकिन एकेश्वरवाद, ब्रह्म, उसमें विश्वास रखते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख नदियां, पहली है सुवास्तु, स्वात नदी, अस्किनी, चेनाब, परुष्णी, रावी, वितस्ता, झेलम, कुभा, काबुल, गोमती, गोमल, सदानीरा, गंडक, कई बार पूछा गया है, दृष्टवती, घग्गर, प्रून और रम। चलिए ठीक है, एक क्लास और लगेगी, वैदिक सभ्यता पूरा समाप्त कर देंगे। थोड़ा बड़ा टॉपिक है इसलिए 2 बार में कर रहे हैं इसको। ठीक है।